नमस्कार। जीएस वॉल्ट बाई संदीप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पॉलिटी पीवाईक्यूज की इस सीरीज की ये तीसरी क्लास है, जिसमें हम सोर्सेज, पार्ट्स और आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कवर करने जा रहे हैं। तो इस क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम विच वन इज सुप्रीम। सवाल का मतलब ये है कि भारत के राजनीतिक व्यवस्था में या प्रणाली में सबसे ऊपर किसका नंबर आता है, या कौन सर्वोच्च है, यानी कि सुप्रीम है। कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, या द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सर्वोच्च माना जाता है, या पार्लियामेंट माना जाता है, या रिलीजन को माना जाता है। तो इसमें हम ध्यान रखेंगे कि भारत के पास एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहने का मतलब एक लिखित संविधान है, और किसी लिखित संविधान में सरकार के अंग जो होते हैं वो कभी सुप्रीम नहीं होते, बल्कि एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर होता है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी कहने का मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम होता है, ना कि ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट सुप्रीम होते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस सवाल का जवाब क्या होगा कि इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सुप्रीम। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अब ये आसान सा सवाल है। इस सीरीज में कुछ आसान सवाल भी आएंगे और कुछ कठिन सवाल भी आएंगे। हम सबको एक साथ ट्राई करते हुए चलेंगे, और ध्यान रखिएगा कि ये जितने भी सवाल हम लोग कर रहे हैं ये सारे पीवाईक्यूज हैं। पीवाईक्यू कहने का मतलब कि ये सारे किसी न किसी एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पूछे गए सवाल हैं। तो सवाल ये है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। भारत के संविधान में जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन का जो कॉन्सेप्ट है, ये किस देश के संविधान से लिया गया है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका कि यूएसए से लिया गया है। जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट जो है ये पूरी दुनिया ने यूएसए से ही अडॉप्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉमन बिटवीन द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड अमेरिका। भारत और अमेरिका के फेडरल सिस्टम में निम्न में से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक जो है कॉमन है। देखो, फेडरेशन जो है, दुनिया का पहला फेडरेशन अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताओगे कि दुनिया का पहला फेडरेशन कौन सा है, तो यूएसए है। और अगर किसी देश को हम ट्रू फेडरेशन मानते हैं तो वो भी क्या है, हमारा यूएसए ही निकल के आता है। इंडिया जो है, इंडिया को हम क्वासी फेडरेशन कहते हैं। क्वासी फेडरेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इंडिया जो है यूएस के जैसा फेडरेशन नहीं है। यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, या जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, यूनियन गवर्नमेंट जो है स्ट्रॉन्गर है, और स्टेट्स की पावर जो है यूनियन गवर्नमेंट के मुकाबले कम है। तो इंडिया जो है यूएस के जैसा फेडरेशन नहीं है। अभी के लिए इतना ध्यान रखें। सवाल ये है कि हमारे फेडरेशन और इंडिया के फेडरेशन में कॉमन क्या है। तो सिंगल सिटीजनशिप नहीं हो सकता, क्योंकि सिंगल सिटीजनशिप इंडिया में तो है, लेकिन यूएसए में ड्यूअल सिटीजनशिप चलता है। और भारत के संविधान में 3 लिस्ट है, लेकिन यूएस के संविधान में जो है केवल 2 ही लिस्ट मिलती हैं, फेडरल लिस्ट और स्टेट लिस्ट। वहाँ कॉन्करेंट लिस्ट का सिस्टम नहीं है। अच्छा, यूएस में जो है ड्यूअल जुडिशियल सिस्टम होता है, लेकिन भारत में सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम का कॉन्सेप्ट है। यानी कि यूएसए में जो है स्टेट्स की जुडिशरी और सेंट्रल गवर्नमेंट की जुडिशरी दोनों अलग अलग होती हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में एक सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, जिसमें सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट आती है, फिर हाई कोर्ट आती है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं, और उसके नीचे फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आती हैं, है ना? तो भारत का जो जुडिशियल सिस्टम है वो सिंगल है और इंटीग्रेटेड है। तो ये भी मैच नहीं करता। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है कि एक फेडरल सुप्रीम कोर्ट फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक है ना, ये इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा डी। क्यों हो जाएगा? क्योंकि भारत और यूएसए दोनों में ही संविधान को परिभाषित करने के लिए, संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट भारत के केस में और फेडरल कोर्ट यूएस के केस में, है ना, इनको शक्तियां प्राप्त हैं, इनको पावर्स प्राप्त हैं। तो इस लिहाज से अगर देखेंगे तो ऑप्शन 4 जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं
कि द फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, भारत का जो फेडरल सिस्टम है, वैसे तो ट्रू फेडरेशन जो है यूएस का है, लेकिन इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है वो यूएसए से इंस्पायर्ड नहीं है, बल्कि किससे इंस्पायर्ड है? कनाडा से इंस्पायर्ड है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि द कॉन्सेप्ट ऑफ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम। नॉर्मली हम क्या कहेंगे कि इंडिया जो है किसके जैसा फेडरेशन है? तो कनाडा के जैसा फेडरेशन है। इंडिया किसके जैसा फेडरेशन है? तो कनाडा के जैसा फेडरेशन है। तो हम कह रहे हैं कि ये यूनियन ऑफ स्टेट्स, जैसे कि भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 1 कहता है ना कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये जो कॉन्सेप्ट कि हम फेडरेशन ऑफ स्टेट्स ना कह के यूनियन ऑफ स्टेट्स कहते हैं, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? तो चूंकि हम अमेरिका के जैसे तो हैं नहीं, तो अमेरिका से नहीं लिया गया है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं लिया गया है, स्विस कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं लिया गया। ये कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट है ना, ये 18, ये जो है ध्यान रखेंगे कि ये जो है 1867 में पारित किया गया था, और इनफैक्ट जो है इसी को हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा कहते हैं। यही क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा है ना, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा ही द ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट के नाम से जाना जाता है, और ये सवाल जो है 2017 में यूपीपीसीएस ने पूछा था। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए कि द आइडिया ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम। यूएस में तो है ही नहीं कॉन्करेंट लिस्ट, है ना, यूएसएसआर में भी नहीं, स्विट्जरलैंड में भी नहीं, कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए कि द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये बड़ा कॉमन सवाल है ना, कई बार पूछा गया सवाल है। ये कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है ना। डीपीएसपी जिसको हम कहते हैं, ये कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, आयरिश रिपब्लिक के संविधान से लिए गए हैं। अगला सवाल देखिए कि इन गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू द टैलेंट, एक्सपीरियंस एंड सर्विस इन द कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, है ना, द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ऑफ इंडिया वेर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एग्जाम्पल ऑफ। कह रहे हैं कि भारत के काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहने का मतलब हुआ राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यसभा। सवाल ये है कि भारत की राज्यसभा में एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस है ना, टैलेंट और सर्विस इनकॉर्पोरेट करने के लिए हमने किस देश के संविधान से प्रेरणा प्राप्त की? इस सवाल का जवाब देखो, इस सवाल को बस घुमा के पूछा गया, वैसे सवाल बहुत आसान। तो जब हम टैलेंट, एक्सपीरियंस और सर्विस की बात करते हैं, तो हमें याद रखना होगा कि राज्यसभा में 12 ऐसे मेंबर्स होते हैं, है ना, 12 मेंबर्स होते हैं जिनको नॉमिनेट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, है ना, और इनको नॉमिनेट करने के पीछे का मकसद ही यही है कि राज्यसभा में बाहर से थोड़ा सा टैलेंट, एक्सपीरियंस और सर्विस, है ना, इनको जो है इनकॉर्पोरेट किया जाए। तो ये कैसे किया जाता है? ये कहाँ से लिया गया है? तो ये जो है आयरिश रिपब्लिक से प्रभावित है। आपको इतना याद रखना होगा कि राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो मनोनयन होता है या नॉमिनेशन होता है, ये किस देश के संविधान से इन्फ्लुएंस्ड है? तो ये जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 और उसके बाद कोड के अनुसार सही जवाब दीजिए। 4 ऑप्शन दिया गया है आपका, फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट्री सिस्टम, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा किससे मैच करता है ना। तो ये तो आसान है, हम जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से जो है ये इन्फ्लुएंस्ड है, बिल ऑफ राइट्स, इससे जो है ये प्रभावित है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है ये यूनाइटेड किंगडम की देन है। इमरजेंसी प्रोविजंस जो है ये जर्मनी से लिए गए हैं, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये आयरलैंड से लिए गए हैं। तो हम कहेंगे कि 2, 1, 4 एंड 3, 2, 1, 4 एंड 3 आंसर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? फंडामेंटल राइट्स यूएसए से लिए गए हैं, ये सही है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड से लिए गए हैं, सही है।
इमरजेंसी पावर्स जो हैं जर्मनी से लिए गए हैं, ये भी सही है। लेकिन रेजिडुअल पावर्स ऑफ सेंटर जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया से नहीं बल्कि कहाँ से लिए गए हैं, कनाडा से लिए गए हैं, ये गलत हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग। रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ किस देश के संविधान से लिया गया है? और रिजर्वेशन ऑफ बिल्स बाय गवर्नर फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन और कंकरेंट लिस्ट, ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं आपको और आपसे पूछ रहे हैं कि ये किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि रूल ऑफ लॉ जो है ये इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो पहली बार ये कॉन्सेप्ट जो है प्रोफेसर A.V. डाइसी ने दिया था, जिसको हम रूल ऑफ लॉ कहते हैं। और भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 14 से ये ओरिजिनेट होता है इंडिया में। ठीक है। प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ जो है ये जापानीज कॉन्सेप्ट है। कहाँ से लिया गया है? तो ये जापान के संविधान से लिया गया है ना। और कॉन्करेंट लिस्ट हम जानते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक। तो बचा क्या हमारा? रिजर्वेशन ऑफ बिल्स बाय गवर्नर फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3, 4 एंड 1। 2, 3, 4 एंड 1, डी आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। ये तो आसान है ना, ये आप भी बता सकते हो। आप भी क्या मतलब, आप ही को याद करना है ये। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये रशियन या USSR के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। आपको बस इतना याद रखना है कि ये शुरुआती संविधान में नहीं था, बल्कि 42nd अमेंडमेंट जो हुआ संविधान का, है ना, कब किया गया? 1976 में किया गया। इसके माध्यम से भारत के संविधान में एक नया पार्ट 4A जोड़ दिया गया और इसके माध्यम से इसी के अंदर एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल नंबर 51A। और इसी में इनिशियली जो है 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई थी, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़। और भारत के संविधान का 86वां संशोधन 86th अमेंडमेंट कब हुआ? 2002 में हुआ। इसके माध्यम से एक नई ड्यूटी जोड़ दी गई, 11th ड्यूटी जो है ऐड कर दी गई थी। तो वर्तमान में करंटली कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं? तो ध्यान रखिएगा कि 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। कहाँ मिलते हैं? तो पार्ट 4 में, आर्टिकल नंबर 51A में। और ये पार्ट 4 के संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, तो 42nd अमेंडमेंट 1976 के माध्यम से। अगला सवाल देखते हैं। ये असर्शन रीजन टाइप का सवाल है। इसमें असर्शन कह रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बिकम द लॉन्गेस्ट वन। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा या कह लें कि सबसे बृहद संविधान है। और रीज़न क्या बताया जा रहा है कि द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द मॉडल ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, कि फंडामेंटल राइट्स वाला जो चैप्टर है ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के मॉडल से उधार लिया। देखिए दोनों ही सेंटेंसेज अपने आप में सही है कि भारत का संविधान जो है दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है, करेक्ट है। और दूसरा सेंटेंस की जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये यूएस के संविधान से लिए गए हैं, ये भी करेक्ट है। लेकिन सवाल ये है कि क्या रीजन जो है असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं, रीजन जो है असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता है। इनफैक्ट ये दोनों ही स्टेटमेंट्स अपने आप में ये कह लें कि इंडिपेंडेंटली करेक्ट है ना, है, लेकिन ये एक्सप्लेन करने का काम नहीं करते हैं। ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा कि बोथ A एंड R आर ट्रू बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। अब मान लीजिए कि सवाल बने कि भारत का संविधान जो है लॉन्गेस्ट कैसे हो गया है, तो ध्यान रखेंगे कि इसके कई कारण हैं। जैसे कि भारत का संविधान जो है ये यूनियन प्लस स्टेट्स दोनों के प्रोविजंस एक साथ रखता है। जैसे अगर हम यूएस का संविधान देखेंगे तो यूएसए के संविधान में जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें केवल फेडरल गवर्नमेंट के लिए प्रोविजंस किए गए हैं, केवल फेडरल गवर्नमेंट के लिए रूल्स बनाए गए हैं। हर स्टेट का अपना अलग अलग संविधान है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत के एक ही संविधान में यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट्स की गवर्नमेंट का भी संविधान इंक्लूडेड है। साथ ही साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं, उनकी भी बृहद तौर पे व्याख्या करता है हमारा संविधान, उनके लिए भी प्रोविजंस करता है। जो कि नॉर्मली अन्य देशों में हम देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर
या पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानूनों से चलते हैं, लेकिन हमारा संविधान उनके लिए भी अलग से रूल्स बनाता है। तीसरी चीज़ कि हमारा संविधान को पैराडाइज ऑफ लॉयर्स कहा जाता है। पैराडाइज ऑफ लॉयर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये संविधान जो है बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्लिष्ट है। इसकी शब्दावली, इसके जो वर्डिंग है, ये लॉयर्स के द्वारा लिखी गई है। हमारा देश का संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ज़्यादातर जो मेंबर्स थे, ये लॉयर्स थे, और लॉयर्स होने के कारण जो है इसकी भाषा कॉम्प्लिकेटेड हो गई, क्लिष्ट हो गई, और संविधान बड़ा है ना, इसका साइज़ भी बड़ा हो गया, और है ना, और एक एक्सटेंसिव या एक्सपेंसिव डॉक्यूमेंट के रूप में जो है इसको लिखा गया। तो इसके कई कारण हैं संविधान के बड़े होने के, लेकिन फंडामेंटल राइट्स यूएसए से लिया गया, ये संविधान के बृहत होने का कोई कारण नहीं बनता। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि द ट्रेडिशन ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत किस देश से होती है? तो दुनिया का फर्स्ट फेडरेशन किसको कहते हैं? यूएसए को कहते हैं। दुनिया का फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो वो भी यूएसए का है। दुनिया का फर्स्ट रिपब्लिक अगर हम किसी को कहेंगे तो वो भी क्या है? हमारा यूएसए है। और अगर ये पूछा जाए कि फर्स्ट, या कह लें कि मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम का ओरिजिन कहाँ से होता है, तो वो भी हम कहेंगे कि यूएसए से होता है ना। तो जो आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था है, इसकी शुरुआत भी यूएसए से होती है। तो काफ़ी सारी चीज़ों में यूएसए का संविधान जो है फर्स्ट है ना। तो फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हम किसको कहेंगे? कि ये जो है अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। इसमें कुछ सब्जेक्ट्स दिए गए हैं और पार्ट्स दिए गए हैं भारत के संविधान के, उनसे मिलाना है। कि जैसे पहला देखेंगे हम, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स आपको पता है कि आर्टिकल नंबर 17 में है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत जो है ये आर्टिकल नंबर 40 में है। टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू द चाइल्ड या वार्ड बिटवीन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज, ये आर्टिकल नंबर 45 में था। साथ ही साथ फंडामेंटल राइट के तौर पे आर्टिकल नंबर 21A में भी है। और इंडिया दैट इज़ भारत इज़ द यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये कहाँ मिलेगा हमको? तो ये जो है ये पार्ट 1 में है ना, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल नंबर 1 में है। अब इसको मिलाते हैं हम। एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स जो है, चूँकि आर्टिकल नंबर 17 है, तो ये किसका पार्ट है? तो ये जो है फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत्स जो है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है। एंड टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज फॉर एजुकेशन, है ना, ये किसका पार्ट है? अच्छा, ये भी ध्यान रखेंगे कि ये जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का भी पार्ट है। यही तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि 86th अमेंडमेंट के माध्यम से जो 11वां कर्तव्य जोड़ा गया था या ड्यूटी जोड़ी गई थी, वो यही था कि हर माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य होगा कि वो अपने 6 से 14 साल के बच्चों को, है ना, शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। तो ये किसका हो जाएगा? तो ये है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पार्ट है। और इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये किसका पार्ट है? तो ये द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़ का पार्ट है। तो इस लिहाज से हम देखेंगे कि ए का 3 हो जाएगा, बी का 1 ना, और सी का 4। तो 3 1 4 कहाँ मिलेगा हमको? 3 1 4 2, ये आंसर हो जाएगा हमारा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं कि विच पार्ट एंड चैप्टर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। अब देखो, सेंटर और स्टेट के बीच के रिलेशंस जो है, सेंटर स्टेट रिलेशंस जो है, ये पार्ट 11 में दिए गए हैं। पार्ट 11 में दिए गए हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि पार्ट 11 में 2 चैप्टर्स हैं। एक है आपका चैप्टर 1 और एक है चैप्टर 2। चैप्टर 1 में जो है लेजिस्लेटिव रिलेशंस की बात की गई है। लेजिस्लेटिव रिलेशंस, लेजिस्लेटिव रिलेशंस कहने का मतलब कि किस विषय पे संसद या किस विषय पे राज्य की विधानसभा कानून बनाएगी, इसका ब्यौरा जो है पार्ट चैप्टर 1 में दिया गया है। इसी में ध्यान रखना कि इसी में एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आता है, आर्टिकल नंबर 246, और इसी आर्टिकल के तहत शेड्यूल नंबर 7 का निर्माण हुआ है। शेड्यूल नंबर 7 का निर्माण हुआ है, जिसके तहत 3 लिस्ट्स बनाई गई हैं, तो ये ध्यान रखना है ना। उसके बाद आता है चैप्टर 2। चैप्टर 2 जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की बात करता है ना, एग्जीक्यूटिव के मध्य रिलेशंस की बात करता है। तो जो हमारा सवाल है
कि विच पार्ट एंड चैप्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। तो लेजिस्लेटिव रिलेशंस की बात कर रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा पार्ट 11 एंड चैप्टर। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इनविसेजेस अ 3 टियर सिस्टम ऑफ पंचायत्स। भारत के संविधान की किस पार्ट में 3 टियर सिस्टम ऑफ पंचायत। तो 3 टियर सिस्टम हमको कहाँ दिखाई पड़ता है? ग्राम पंचायत में दिखाई पड़ता है, विलेज पंचायत में दिखाई पड़ता है। तो उस आधार पर हम कहेंगे कि विलेज पंचायत किस में दिए गए हैं, तो पार्ट 11 में दिए गए हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा, पार्ट 9 में दिए गए हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा कि 73rd अमेंडमेंट से आया था, कब हुआ था? 1992 में। और लागू कब हुआ था, यानी कि व्हेन वाज इट इम्प्लीमेंटेड, तो वो भी ध्यान रखिएगा कि 24 अप्रैल 1993 को ये अमेंडमेंट लागू हुआ था। और 73rd के साथ साथ एक और अमेंडमेंट आया था जिसको हम 74th अमेंडमेंट कहते हैं, ये भी 1992 में आया और लागू सेम डे पे ये भी हुआ था, 24 अप्रैल 1993 में। और इसके माध्यम से एक नया पार्ट जोड़ा गया था, पार्ट 9A, जो कि रिलेटेड है म्यूनिसिपैलिटीज़ से। म्यूनिसिपैलिटीज़ कहने का मतलब नगर पालिकाओं से रिलेटेड है ये। इस पर्टिकुलर सवाल का जवाब हमारा क्या है कि पार्ट 9 में 3 टियर सिस्टम ऑफ पंचायत ऐड किया गया है। अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू कितने, है ना। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि कब की बात कर रहा है, अभी की बात कर रहा है या पहले कितने पार्ट्स में था, ये क्लियर नहीं है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर देखेंगे तो भारत का संविधान, जैसे मान लीजिए कि एक ऐसे कर लें कि आज जो भी तारीख है ना, करंट डेट क्या है और 26 जनवरी 1950 की डेट क्या है। तो भारत के संविधान में, है ना, जब भारत का संविधान लागू हुआ उस समय भारत के संविधान में एक प्रियम्बल था, वो आज भी है ना, उस समय भी था। भारत के संविधान में कुल पार्ट्स जो हैं, भाग जो हैं, उस समय 22 थे, आज के समय में 25 हैं। भारत के संविधान में उस समय शेड्यूल्स कितने थे, तो 8 थे, आज के समय में 12 है। और भारत के संविधान के अमेंडमेंट्स की अगर बात करेंगे तो फर्स्ट अमेंडमेंट जो है 1951 में हुआ और लास्ट अमेंडमेंट अगर देखेंगे 106th अमेंडमेंट जो है 2023 में हुआ, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि ओरिजिनल पूछ रहे हैं या करंट पूछ रहे हैं, तो आप इसका जवाब देंगे कि इस समय वर्तमान का ही जवाब देंगे हम कि कितने पार्ट्स हैं भारत के संविधान में, तो 25 पार्ट्स हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए कि कंसिडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स एंड अरेंज देम इनटू सिक्वेंशियल ऑर्डर एज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको सीक्वेंस से लगाना है। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि पार्ट 1 जो है ना, यूनियन एंड टेरिटरी है, तो ये तो ठीक है। सिटीजनशिप जो है पार्ट 2 में आता है और फंडामेंटल राइट्स जो है पार्ट 3 में आते हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये पार्ट 4 में आते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे कि 1 3 2 4, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 3। अच्छा, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ना, यहाँ ध्यान रखना कि मेरे से गड़बड़ हुआ। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, तो ये पार्ट 4 ए में आ जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि 1 2 4, है ना, 1 3 4 2, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द प्रोविजन फॉर इलेक्शन कमीशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, कंट्रीज। कह रहे हैं कि भारत के संविधान में इलेक्शन कमीशन रखने का प्रोविजन जो है किस देश के संविधान से लिया गया। तो ये ध्यान रखेंगे कि इलेक्शन कमीशन वाज इंस्पायर्ड बाय नन ऑफ द अबव, है ना। ये किसी भी देश के संविधान से, ये छोड़ो, ये जो 3 ऑप्शन में है इनका तो मतलब ही नहीं है। इसके अलावा भी ये किसी भी देश के संविधान से प्रभावित नहीं है ना। इलेक्शन कमीशन जो है इंडिजिनस है, ठीक है, अपनी उत्पत्ति है, हमारे संविधान की अपनी विशेषता है। नेक्स्ट देखेंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली। इसमें से कौन सा मैच्ड नहीं है? सिटीजनशिप पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3, ये भी सही है। फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 6A, यहाँ गड़बड़ हो जाएगा, पार्ट 4A में मिलता है, ये ध्यान रखेंगे। आर्टिकल नंबर 51A अभी डिस्कस किया हम लोगों ने। और स्टेट्स जो है वो पार्ट 6 में दिए गए हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। अगला सवाल देखिए कि विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? सिटीजनशिप वंस अगेन पार्ट 2, यूनियन टेरिटरीज पार्ट 7, है ना, ये गड़बड़ हो जाए। यूनियन टेरिटरीज जो हैं किस पार्ट में मिलते हैं? तो पार्ट 8 में मिलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। म्यूनिसिपैलिटीज 9 8 में, है ना, 9A में सही है। इलेक्शंस जो है 15 में मिलते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा कि यूनियन टेरिटरीज जो है पार्ट 7 में नहीं बल्कि पार्ट 8 में मिलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 23 देखिए कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली, सेम सवाल, यानी कि ये सवाल कई बार रिपीट हुआ है ना, तो इस तरीके के सवालों का ध्यान रखना होगा आपको कि पंचायत जो है किस पार्ट में दिए गए हैं, तो पार्ट 9 में दिए गए हैं, करेक्ट है। म्यूनिसिपैलिटीज़ 9A में दिए गए हैं, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ 9B में दिए गए हैं। मुझे बताइएगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ किस अमेंडमेंट से भारत के संविधान में जोड़े गए, इसको कमेंट में बताइएगा, है ना, कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ किस संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान में जोड़ी गई। उसके बाद ट्रिब्यूनल्स की बात करते हैं। ट्रिब्यूनल्स ये जो है, ये यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है, ये 14A में मिलते हैं। ट्रिब्यूनल्स जो है 14A में मिलते हैं, तो ये है कि ये करेक्टली मैच्ड नहीं है। इसका भी मुझे बताइएगा कि ये किस संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान में जोड़ा गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। फंडामेंटल ड्यूटीज 4A में, ठीक है। स्टेट्स 6 में, ये भी सही है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पार्ट 13 लिख रखा है इन्होंने, और सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स पार्ट 14, तो ये भी ठीक है। देखो, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है ये आर्टिकल नंबर 76 में मिलता है, और आर्टिकल नंबर 76 जो है पार्ट है पार्ट 5 का, यूनियन गवर्नमेंट का, है ना, पार्ट है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 76 में मिलता है, तो उस लिहाज से जो है ये गड़बड़ हो जाएगा। और पार्ट 3 किससे जुड़ा हुआ है, पार्ट 13 सॉरी, तो ये जो है इंटरस्टेट ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इंटरस्टेट ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स से जुड़ा हुआ है। और कहाँ से कहाँ तक है, तो आर्टिकल नंबर 301 से 301 से लेकर 307 के बीच में मिलता है ना, ये ध्यान रखेंगे। तो पार्ट 13 जो है इंटरस्टेट ट्रेड रिलेशन से जुड़ा हुआ है, जबकि अटॉर्नी जनरल जो है ये पार्ट 5 का हिस्सा है, तो उस लिहाज से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि पार्ट 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किससे जुड़ा हुआ है, तो क्या बताएंगे हम कि पार्ट 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, अभी हम लोगों ने देखा पार्ट 14A, इससे नहीं जुड़ा है। ऑल इंडिया सर्विसेज ये पार्ट 14 का पार्ट है ना, तो इससे भी नहीं जुड़ा है। और फाइनेंस कमीशन जो है पार्ट 12 में आता है, तो ये भी सही नहीं है। स्पेशल प्रोविजंस फॉर सर्टेन क्लासेस, ये आपका सही जवाब होगा, ये पार्ट 16 है। इसमें आर्टिकल नंबर 330 से लेके 342 के बीच के आर्टिकल्स दिए गए हैं, ये ध्यान रखेंगे। और इसी में जो है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा इत्यादि में जो स्पेशल कैटेगरी के, है ना, लोग हैं, जैसे कि SC ST महिलाएं हैं ना, इनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं कि मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स पार्ट 1 आर्टिकल नंबर 3, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स पार्ट 1 आर्टिकल नंबर 3, ठीक है। दूसरा सवाल है कि सिटीजनशिप पार्ट 2, ठीक, ये सही जवाब हो जाएगा हमारा। सिटीजनशिप जो है पार्ट 2 का पार्ट है, ठीक। फंडामेंटल राइट्स जो है ये पार्ट 3 में मिलते हैं, क्लियर है। और सेटिंग अप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स ये पार्ट 14 में है, और आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल नंबर 323A। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2143, 2143। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि द प्रोविजन दैट नो बिल imposing tax can be introduced in the legislature except on the recommendation of the president is covered in the constitution of India under। सवाल ये है कि कोई भी बिल, कोई भी विधेयक, बिना कोई भी ऐसा विधेयक जो कोई नया टैक्स इंट्रोड्यूस कर रहा है, वो राष्ट्रपति की पहले से प्रायर रिकमेंडेशन के बगैर पार्लियामेंट में पेश नहीं किया जाएगा। ये किस आर्टिकल में इसके बारे में लिखा गया है, तो एक बार देख लेते हैं कि आर्टिकल नंबर 17 जो है किससे जुड़ा हुआ है। आर्टिकल नंबर 17 जो है पार्ट 5 का ही हिस्सा है, और ये किससे जुड़ा हुआ है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ कि आर्टिकल नंबर 17 जो है ये फाइनेंस बिल से जुड़ा हुआ है, फाइनेंस बिल से जुड़ा हुआ है। और इसी में जो है ये प्रावधान किया गया है कि बिना राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के कोई भी ऐसा बिल जो नया टैक्स इम्पोज करना चाहता है ना, वो संसद में लाया नहीं जा सकता। तो हमारे इस सवाल का जवाब तो यही हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 117। इसके अलावा जो आर्टिकल्स है, आर्टिकल नंबर 266 जो है ये पार्ट 12 का हिस्सा है, पार्ट 12 में मिलता है। और ये जुड़ा किससे है, तो ये जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है।
कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है ना, ये ध्यान रखेंगे। और इसी से जुड़ा हुआ एक और चीज़ ध्यान रखेंगे कि इसी से जुड़ा हुआ एक और आर्टिकल आता है, आर्टिकल नंबर 267, ये कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है। इसके बाद बचते हैं हमारे आर्टिकल नंबर 306 एंड 307। तो अभी हम लोगों ने देखा कि भारत के संविधान का पार्ट 13 जो है ये आर्टिकल नंबर 301 से लेकर 307 के बीच में दिया गया है ना। तो आर्टिकल नंबर 306 एंड 307 दोनों ही जो है पार्ट 13 के पार्ट्स हैं और हमारे लिए कुछ बहुत खास काम के आर्टिकल्स नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है कि 306 जो है इसको रिपील कर लिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। और 307 जो है इसके तहत जो है 301 से लेकर 304 के बीच में जो कार्य दिए गए हैं उन कार्यों को करने के लिए एक अथॉरिटी क्रिएट करने का अधिकार दिया गया है ना। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम के नहीं है, ठीक है। 117, 266 और 267 याद रखेगा। इसमें सिर्फ इतना याद रखना है कि किस भाग में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज। कौन सा आर्टिकल ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए प्रोविज़न करता है। तो एक पार्ट है हमारे संविधान में, पार्ट 14 भाग 14 में जो है हम देखते हैं कि सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स का प्रावधान किया गया है। सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स का प्रावधान किया गया है। और इस पार्ट के जो है ना, इस पार्ट 14 के जो है 2 चैप्टर्स हैं। पार्ट 14 के 2 चैप्टर्स हैं, ध्यान रखेंगे। पार्ट 14 के 2 चैप्टर्स हैं, ठीक है। जिसमें से जो पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, इसमें सर्विसेज की जानकारी दी गई है कि कौन कौन से सर्विसेज होंगे। और पहला चैप्टर जो है हमको ध्यान रखना है कि आर्टिकल नंबर 308 से लेकर 314 के बीच में मिलता है। यानी हम कह सकते हैं कि 308 से लेकर 314 के बीच में सर्विसेज की जानकारी दी गई है ना, कि कौन कौन सी सर्विसेज होंगी, किस किस प्रकार के पोस्ट होंगे, कैसे उनकी नियुक्ति होगी, कैसे उनको हटाया जाएगा, सिलेक्शन कैसे होगा, है ना, कंडीशंस ऑफ ऑफिस क्या होंगे। तो ये सारी चीज़ें है ना, नौकरियों के विषय में जो जानकारी दी गई है वो चैप्टर 1 में है। और ध्यान रखेंगे कि जो चैप्टर 2 है ये पब्लिक सर्विस कमीशंस की बात करता है और ये जो है आर्टिकल नंबर 315 से लेकर 323 के बीच में किया गया है। तो एक ट्रिक तो हम ऐसे ही ध्यान रख सकते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं वो 315 से लेकर 323 के बीच में मिलते हैं, है ना। तो चैप्टर 2 में है ना, ये ध्यान रखेंगे कि वो बाद में आते हैं। अब सवाल ये है, क्या कह रहे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ऑल इंडिया सर्विस जो है किस आर्टिकल के तहत प्रोवाइड करता है। तो इन आर्टिकल्स को एक बार हम देख लेते हैं कि आर्टिकल नंबर 310 जो है ये टेन्योर ऑफ ऑफिस बताता है किसका। अब ये आपसे सवाल है कि टेन्योर ऑफ ऑफिस किसका, पीएससी का या सर्विसेज का। तो सर्विसेज का है ना, अधिकारियों के, है ना, जो भी ऑफिसर्स होंगे उनका टेन्योर क्या होगा, कार्यकाल क्या होगा, उसके बारे में जानकारी देता है आर्टिकल नंबर 310। आर्टिकल नंबर 311 किसकी बात करता है, तो अधिकारियों के डिसमिसल की बात करता है कि कैसे ऑल इंडिया सर्विस या जो भी सर्विसमैन है उनका डिसमिसल कैसे होगा, उनको रिमूव कैसे किया जाएगा, उनका रिमूवल कैसे होगा या उनका डिमोशन कैसे होगा इत्यादि, है ना। ये सारी चीज़ें आर्टिकल नंबर 311 में मिलता है। ऑल इंडिया सर्विसेज की जानकारी आर्टिकल नंबर 312 में मिलता है। और आर्टिकल नंबर 312 कहता है कि राज्यसभा यदि चाहे तो एक रेजोल्यूशन यानी कि एक प्रस्ताव पारित करके संसद को नई ऑल इंडिया सर्विस बनाने का अधिकार दे सकती है। और आर्टिकल नंबर 313 में ट्रांजिशनल प्रोविजंस मिलते हैं, ये ध्यान रखेंगे। ट्रांजिशनल प्रोविजंस मिलते हैं यानी कि संक्रमणकालीन प्रावधान दिए गए हैं, है ना। वो इसका अर्थ ये है कि उन सर्विसेज की जानकारी दी गई है कि जो भारत की आज़ादी या भारत का संविधान लागू होने से पहले थी, उन्हीं के बारे में बताया गया कि वही जो है नई ऑल इंडिया सर्विस या वही जो है भारत सरकार की सर्विस के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगी। अगला सवाल देखते हैं, आंसर क्या हो जाएगा इसका हमारा, ये हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इंस्टीट्यूशंस एंड आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रॉपरली मैच्ड। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा पेयर सही तरीके से मैच किया गया है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 318 नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पार्ट 5 में मिलता है ना। आर्टिकल नंबर 124 से लेके 147 के बीच में मिलता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है आर्टिकल नंबर 124 से लेके 147 के बीच में मिलता है ना। और तो इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है 324 में मिलता है, ठीक है।
पार्ट 15 में है। इलेक्शन कमीशन जो है किस भाग में दिया गया है, तो पार्ट 15 में दिया गया है। और पार्ट 15 जो है आर्टिकल नंबर 324 से लेके आर्टिकल नंबर 329 ए तक जाता है। ठीक है, तो 324 से लेके 329 ए के बीच में है ना पार्ट 15। और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये तो अभी हम लोगों ने देखा कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है आर्टिकल नंबर 315 में मिलता है। क्लियर है, पार्ट 14 में मिलता है। तो 332 का तो सवाल ही नहीं उठता। अटॉर्नी जनरल अभी हम लोगों ने देखा कि आर्टिकल नंबर 76 में मिलता है, तो 351 का भी सवाल नहीं उठता। एक बार इन आर्टिकल्स को भी देखते हैं कि ये आर्टिकल किससे रिलेटेड है। तो आर्टिकल नंबर 318 जो है ये पार्ट 15 का पार्ट है। पार्ट 14 में दिया गया है, ये ध्यान रखेंगे। पार्ट 14 में है, इसका मतलब सर्विसेज से जुड़ा हुआ है ना, यूपीएससी या पीएससी से जुड़ा हुआ है। इसमें जो है यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी के मेंबर्स जो हैं उनके सर्विस कंडीशंस की जानकारी दी गई है। कंडीशंस ऑफ सर्विस की जानकारी दी गई है ना, कि सेवा की शर्तें क्या होंगी। आर्टिकल नंबर 332 जो है, ठीक है, ये पार्ट 16 में मिलता है हमको। और पार्ट 16 में आर्टिकल नंबर 332 जो है ये लेजिस्लेटिव असेंबलीज में SC ST रिजर्वेशन की बात करता है। SC ST रिजर्वेशन की बात करता है। यहीं पे ध्यान रखेंगे कि आर्टिकल नंबर 332A ये नया जोड़ा गया है, 106वां संशोधन, ठीक है, अमेंडमेंट किया गया 2023 में। इसके तहत जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उसमें महिलाओं के लिए भी रिजर्वेशन दिया गया है, वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन किया गया है। और कितना, तो 1/3 है ना, कुल सीटों का 1/3 किया गया है। बस ये आर्टिकल ध्यान रखेंगे कि आर्टिकल नंबर 332A है लेजिस्लेटिव असेंबलीज के केस में। लोकसभा के केस में ये आर्टिकल बदल जाएगा ना, लोकसभा के केस में यही आर्टिकल जो है बदल के आर्टिकल नंबर 330 है ना, 330A हो जाएगा, ये ध्यान रखें कि लोकसभा के केस में जो है यही आर्टिकल बदल के 330A हो जाता है। जबकि जब हम लेजिस्लेटिव असेंबलीज की बात करते हैं तो ये आर्टिकल जो है ना 332A रहता है। क्लियर है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं कि आर्टिकल नंबर 332 हो गया। 351 किससे जुड़ा हुआ है, तो 351 जो है ये डायरेक्टिव देता है कि 351 जो है डायरेक्टिव देता है कि हिंदी के डेवलपमेंट का डायरेक्टिव देता है, हिंदी भाषा के डेवलपमेंट का डायरेक्टिव देता है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। तो हमारे इस सवाल का जवाब क्या होगा, इस सवाल का जवाब होगा कि करेक्टली मैच्ड कौन सा है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 30 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। आर्टिकल नंबर 39A, ठीक है, करेक्ट है। आर्टिकल नंबर 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये भी ठीक है ना। आर्टिकल नंबर 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये भी ठीक है। आर्टिकल नंबर 48 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, नहीं। आर्टिकल नंबर 48 जो है ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स कहते हैं, मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स, ठीक है। प्लस एनिमल हस्बेंड्री की बात की जाती है, इसी में एनिमल हस्बेंड्री की बात की गई है, प्रमोशन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। और प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर ऑफ मिल्च एनिमल्स, प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर ऑफ मिल्च एनिमल्स, यानी कि दुधारू पशुओं की हत्या पे प्रतिबंध लगाया गया है ना। इसी के तहत गौ हत्या पे भी प्रतिबंध लगाया जाता है ना कई राज्यों में। तो स्लॉटर ऑफ मिल्च एनिमल्स ये किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर 48 में है। अच्छा, आर्टिकल नंबर 48A क्या है, सोचिएगा है ना, किस संशोधन से आया, उसमें क्या दिया गया है। ये जो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव है, ये आर्टिकल नंबर 50 में मिलता है। ये किस में मिलता है, तो ये जो है आर्टिकल नंबर 50 में दिया गया है, बस इतना ध्यान रखेंगे। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। मैच द फॉलोइंग का सवाल है। इसमें जो है मैच द फॉलोइंग, 4 आर्टिकल्स दिए गए हैं, आपको मिलाना है। आर्टिकल नंबर 124, ये अभी हम लोगों ने देखा जस्ट। आर्टिकल नंबर 124 जो है ये यूनियन जुडिशरी यानी कि सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 5 जो है ये सिटीजनशिप से जुड़ा हुआ है, ठीक है, पार्ट 2 का भाग है।
आर्टिकल नंबर 352 जो है ये इमरजेंसी प्रोविजन से जुड़ा हुआ है, आपातकालीन उपबंधों से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल नंबर 245 जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर से जुड़ा हुआ है। तो ये तो आसान है ना कि 1, 2, 3 एंड 4। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में भी 4 आर्टिकल्स दिए गए हैं। आर्टिकल नंबर 14, 36, 74 एंड 368। आर्टिकल नंबर 14 तो है ना आसान है, जानते हैं, राइट टू इक्वालिटी से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल नंबर 36 जो है ये डीपीएसपी से जुड़ा हुआ है। और आर्टिकल नंबर 36 डीपीएसपी में कहता क्या है? ये कहता है राज्य की परिभाषा बताता है ना। आर्टिकल नंबर 36 जो है राज्य की परिभाषा बताता है। इट प्रोवाइड्स द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। जैसे फंडामेंटल राइट्स जब शुरू होते हैं तो उसमें भी हम देखते हैं कि सबसे पहला जो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 12 ये राज्य की परिभाषा बताता है। ठीक वैसे ही आर्टिकल नंबर 36 भी जो है राज्य की परिभाषा बताता है। और परिभाषा बताते हुए कहता है कि अगर राज्य की परिभाषा देखनी है तो आर्टिकल नंबर 12 देख लो। कितना आसान है ना। आर्टिकल नंबर 74 में क्या दिया गया है? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की चर्चा दी गई है कि राष्ट्रपति को एड एंड एडवाइस करने के लिए ना उसको सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। आर्टिकल नंबर 368 जो है ये जुड़ा हुआ है संविधान के संशोधन से। ठीक है। आर्टिकल नंबर 368 जो है ये जुड़ा हुआ है संविधान के संशोधन में। और कभी आपसे ये पूछा जाए कि भाग कौन सा है, किस भाग में दिया गया अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये इसको सही कर लेना, प्रोसीजर है ना, अमेंडमेंट प्रोसीजर। ये अमेंडमेंट प्रोसीजर और ये किस पार्ट में है? तो ये भी ध्यान रख लेना कि पार्ट 20 में दिया गया है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं कि इसमें भी मैच द फॉलोइंग है। आर्टिकल 14 दिया गया है, 2 दिया गया, 111 एंड 22 दिया गया है। इसको मैच करते हैं। और किससे मैच करेगा ये? तो देखो, टू एडमिट न्यू स्टेट बाय लॉ, है ना, कानून बनाकर किसी नए राज्य का भारत में प्रवेश करना, नए राज्य का निर्माण करना, यानी जो राज्य पहले से हैं उनको तोड़ के नया राज्य बनाना, वो आर्टिकल नंबर 3 के तहत आता है। लेकिन कोई ऐसी टेरिटरी जो पहले से भारत का भाग नहीं है उसको भारत का भाग बनाया जाता है, तो ये किस आर्टिकल के तहत होता है? आर्टिकल नंबर 2 के तहत होता है, पार्ट 1 में। राइट टू इक्वालिटी अभी देखा हम लोगों ने, आर्टिकल नंबर 14 में मिलता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ये राइट टू फ्रीडम का ही भाग है जो कि 19 से 22 के बीच में दिया गया है ना। 22वें में मिलता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। और राष्ट्रपति, अगर कोई विधेयक संसद से पारित होकर राष्ट्रपति तक जाता है तो राष्ट्रपति के पास क्या-क्या ऑप्शन होते हैं कि उन पे साइन कर सकता है, नहीं कर सकता है, उसको रिटर्न कर सकता है या पॉकेट वीटो अप्लाई कर सकता है। तो ये जो ऑप्शंस हैं ये किस आर्टिकल में मिले हैं? आर्टिकल नंबर 111 में। तो उस लिहाज से आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 2143 है ना, 2143। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है कि मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट, है ना। 4 आर्टिकल्स दिए गए, आर्टिकल नंबर 54, 75, 155 एंड 164। ये ध्यान रखना कि ये चारों ही एग्जीक्यूटिव से जुड़े हुए हैं। कहाँ के एग्जीक्यूटिव से? तो यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव से जुड़े हुए हैं। ठीक है, यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव से जुड़े हुए हैं। आर्टिकल नंबर 54 देखो, ये दोनों जो हैं ये पार्ट 5 में है, तो किससे जुड़े होंगे? आसान सा है ना, ऐसे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि पार्ट 5 में है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़े होंगे, है कि नहीं। तो आर्टिकल नंबर 54 जो है ये हम देखेंगे कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है ना। इसमें जो है इलेक्शन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन के बारे में जानकारी दी गई है। और इनफैक्ट इलेक्टोरल कॉलेज की जानकारी दी गई है कि कौन लोग प्रेसिडेंट का चुनाव करेंगे, उसका निर्वाचक मंडल क्या होगा, ये जानकारी आर्टिकल नंबर 54 में दी गई है। और आर्टिकल नंबर 55 में मैनर ऑफ इलेक्शन बताया गया है, मैनर ऑफ इलेक्शन बताया गया है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। आर्टिकल नंबर 75 जो है ये प्राइम मिनिस्टर और जो कैबिनेट है उसके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। इसी के तहत हम देखते हैं कि दे आर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, है ना, ये कॉन्सेप्ट भी दिया गया है। आर्टिकल नंबर 155 जो है ये अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर ऑफ अ स्टेट से जुड़ा हुआ है ना। और आर्टिकल नंबर 164 जो है ये अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये चारों ही मैच्ड है। सवाल उठता है कि क्वेश्चन नंबर ये पांचवा जो ऑप्शन है ना ये किससे जुड़ा हुआ है? तो हम कहेंगे कि ये जो पांचवा ऑप्शन है ये है ना, ये जो है इसके लिए कौन सा आर्टिकल है कि कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इसके लिए एक आर्टिकल मिलता है, आर्टिकल नंबर 170। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1, 2, 3 एंड 4। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। इसमें भी 4 आर्टिकल हैं, आर्टिकल नंबर 61, 67B, 94 एंड 90। ठीक है, ये रिमूवल से जुड़ा हुआ है कि किसका रिमूवल किस आर्टिकल के तहत होता है। तो आर्टिकल नंबर 61 बहुत कॉमन नॉलेज है कि ये इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट से जुड़ा हुआ है, और वाइस प्रेसिडेंट यानी कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है ना, ये 67B के तहत हटाया जाता है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा कि बी का 3 हो जाएगा। और साथ ही साथ याद रखना है कि आर्टिकल नंबर 93 में स्पीकर की पोस्ट दी गई है, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर है ना, और 94 में उसको हटाने का प्रावधान किया गया है। और आर्टिकल नंबर 90 में जो राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन होता है ना, वो आर्टिकल नंबर 90 में दिया गया है। यही सवाल आपसे घुमा के ऐसे पूछ लें कि राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है उसको किस आर्टिकल के तहत हटाया जाता है, तो आप जो है ना 90 से 89 नहीं कर देंगे, बल्कि क्या कहेंगे 67B, क्योंकि उपराष्ट्रपति ही तो राज्यसभा का चेयरमैन है ना, तो उसको हटाने का प्रावधान जो है 67B में दिया गया है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 एंड 1। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, मैच लिस्ट 1 विद, इसमें भी 4 आर्टिकल दिए गए, आर्टिकल नंबर 324, आर्टिकल नंबर 315, 280 एंड 338। ठीक है, 324 हम लोगों ने देख लिया कि ये किससे जुड़ा हुआ है, तो इलेक्शन कमीशन से जुड़ा हुआ है, पार्ट 15 क्लियर है, पार्ट 15 इलेक्शन कमीशन से जुड़ा हुआ। 315 जो है ये पब्लिक सर्विस कमीशन पार्ट 14 से जुड़ा हुआ है। फाइनेंस कमीशन जो है अभी इस डिस्कशन में पहली बार आया, ये आर्टिकल नंबर 260 में दिया गया है, और ये किस पार्ट में है, तो पार्ट 12 में मिलता है। फाइनेंस कमीशन जो है पार्ट 12 में मिलता है। आर्टिकल नंबर 338 जो है पार्ट 16 का पार्ट है ना, ये जो है भाग 16 में मिलता है। और भाग 16 में क्या है, स्पेशल प्रोविजंस फॉर सर्टेन क्लासेस, स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस जो हैं किस में दिए गए हैं, तो पार्ट 16 में दिए गए हैं। और इसमें जो ये आर्टिकल नंबर 338 दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल नंबर 338 के तहत जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स का निर्माण किया जाता है ना, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। आर्टिकल नंबर 338A इसी का एक पार्ट है। इसको जो है 89th अमेंडमेंट 2002 से जोड़ा गया था, और उसके तहत जो है NCST का निर्माण किया गया है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। और ऐसे ही एक और आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 338B, इसको जो है जोड़ा गया था 102nd अमेंडमेंट। कब हुआ था, तो 2018 में हुआ था, और इसके माध्यम से एक और नई संस्था बना दी गई, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो ये ध्यान रखेंगे, आर्टिकल नंबर 338 जो है पार्ट 16 का पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्वेश्चन नंबर 37 देखा जाए, इसमें भी 4 आर्टिकल्स हैं, मैच करना है हमको। 323A अभी देखा हम लोगों ने, 323A जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से जुड़ा हुआ है ना, पार्ट 14A का भाग है, पार्ट 14A है ना, पार्ट 14, ये Y नहीं है, V है, पार्ट 14A से जुड़ा हुआ है। 324 इलेक्शन है ना, इलेक्शन कमीशन देखा अभी हम लोगों ने। 330 जो है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC एंड ST इन लोकसभा, ठीक है, ये अभी हमने डिस्कस किया कि लोकसभा में है ना रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर SC एंड ST, ये किस में मिलेगा, तो भाग 16 में मिलेगा है ना। देखो ध्यान देना कि किसकी बात कर रहे हैं हम, तो लोकसभा की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, लोकसभा की बात कर रहे हैं, ये पार्ट 16 में मिलेगा। और वही अगर हम लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें, तो उसके लिए अभी हम लोगों ने कौन सा आर्टिकल देखा था, आर्टिकल नंबर 332। और अगर महिलाओं के लिए बात करें, तो महिलाओं के लिए लोकसभा में रिजर्वेशन 330A के माध्यम से, और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में 332A के माध्यम से दिया गया है। और अमेंडमेंट कौन सा था, तो ये 106 अमेंडमेंट था है ना, ये ध्यान रखेंगे। ये दोनों ही किस अमेंडमेंट से जुड़े हैं, तो 106 संशोधन 2023, ठीक है। बचा क्या 320, अभी हम लोगों ने देखा, अभी थोड़ी देर पहले इसको देखा है वीडियो में, आपको याद होगा कि 320 के तहत जो है पब्लिक सर्विस कमीशंस के फंक्शन नहीं, उसमें हम लोगों ने 318 देखा था, ध्यान रखें, ठीक। 320 में जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उनके फंक्शंस की चर्चा की गई, ये ध्यान रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2143, 2143 है ना, 214 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 38 देखें कि मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द है ना, ऑप्शंस जो है नीचे दिए गए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स किस आर्टिकल के तहत किए जाते हैं, तो आर्टिकल नंबर 368 के तहत किए जाते हैं, ठीक है, पार्ट 20 ध्यान रखेंगे। और फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है ये आर्टिकल नंबर 360 के तहत लगाई जाती है, और पार्ट क्या होगा इसका, तो पार्ट 18
ये भी ध्यान रखिएगा। और ऑल इंडिया सर्विसेज जो है ये आर्टिकल नंबर 312 हम लोगों ने डिस्कस किया था अभी, पार्ट 14 में मिलेगा। और क्या बच गया? फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन जो है आर्टिकल नंबर 280 में मिलता है, पार्ट 12 में। ठीक है, पार्ट 12 में मिलता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 4312, 4312 है ना, 4312 ये आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 39, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसके लिए ये जो है पार्ट 5 में मिलता है। ठीक है, और आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक मिलते हैं इसके? तो 148। मान लीजिए आपसे सवाल पूछा जाए कि कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का निर्माण किस आर्टिकल के तहत किया गया है? तो आर्टिकल नंबर 148 के तहत किया गया है। फाइनेंस कमीशन अभी देखा हम लोगों ने, 280। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल 323A, और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 315। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3241, 3241 ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, है ना, कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? इंटर स्टेट काउंसिल 262 दिया गया है, फाइनेंस कमीशन 280, ये तो हम जानते हैं, ये तो करेक्टली मैच्ड। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल अभी देखा हम लोगों ने, यूनियन, ये सेम सवाल रिपीट होता हुआ लग रहा है। यहाँ गड़बड़ है कि इंटर स्टेट काउंसिल जो है ये आर्टिकल नंबर 263 के तहत दिए गए हैं। तो फिर आर्टिकल नंबर 262 में क्या दिया गया है? तो आर्टिकल नंबर 262 में इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स, है ना, रिवर वाटर डिस्प्यूट्स के एडजुडिकेशन से रिलेटेड, है ना, डिस्प्यूट्स के एडजुडिकेशन, है ना, यानी कि निर्णय उसमें, है ना, क्या कैसे निर्णय होगा, कितना बंटवारा होगा, है ना, एडजुडिकेशन से संबंधित जो प्रावधान है वो आर्टिकल नंबर 262 में है। ठीक, अगला आर्टिकल देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 4 आर्टिकल दिए गए हैं 41 में, 26, 40, 98 और 239। तो आर्टिकल नंबर 26 क्या है? आर्टिकल नंबर 26 जो है हम जानते हैं कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल नंबर 25 से 28 के बीच में मिलता है, तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन से ही संबंधित होगा, है ना। 26 जो है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल नंबर 40 अभी एक थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत्स। आर्टिकल नंबर 98 जो है इसमें पार्लियामेंट का सेक्रेटेरिएट बताया गया है, पार्लियामेंट का सेक्रेटेरिएट दिया गया है। और आर्टिकल नंबर 239 में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज दिया गया है। अब यूनियन टेरिटरीज जो है आप देखोगे कि भाग 8 में दिए गए हैं, है ना, यूटीज किस में दिए गए हैं? भाग 8 में दिए गए हैं। और भाग 8 जो है ये 239, है ना, आर्टिकल नंबर 239 से लेके आर्टिकल नंबर 242 के बीच में मिलता है। ठीक है, भाग 8 जो है से लेके 242 के बीच में मिलता है। और इसमें जो आर्टिकल्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट है ना। आर्टिकल नंबर 239 जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज बताता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटीज बताता है। आर्टिकल नंबर 239A जो है, ध्यान रखेंगे कि 14th अमेंडमेंट से आया था, और इसके माध्यम से कुछ यूटीज के लिए, है ना, लेजिस्लेचर क्रिएट करने का प्रावधान किया गया, लेजिस्लेचर बनाने का प्रावधान किया गया। फॉर एग्जाम्पल पौंडीचेरी, आपसे कभी पूछा जाए कि पौंडीचेरी की विधानसभा का निर्माण किस आर्टिकल के तहत किया गया है, तो आप क्या बताओगे? आर्टिकल नंबर 239A। और आर्टिकल नंबर 239AA ये जो है 69th अमेंडमेंट एक्ट से आया था, 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 के माध्यम से जोड़ा गया था। इसके तहत जो है दिल्ली की विधानसभा का निर्माण हुआ है ना, दिल्ली की विधानसभा, दिल्ली के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए थे आर्टिकल नंबर 239AA के तहत। ऐसे ही आर्टिकल नंबर 240 जो है ये प्रेसिडेंट को शक्ति देता है ना, कि वो यूनियन टेरिटरीज, सर्टेन यूनियन टेरिटरीज के रिगार्डिंग कुछ रेगुलेशन, है ना, बना सके, टू मेक रेगुलेशंस रिगार्डिंग यूनियन टेरिटरीज, रिगार्डिंग यूटीज, है ना, ये ध्यान रखेंगे। और इसके बाद एक और आर्टिकल जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 241, ये यूनियन टेरिटरीज के लिए हाई कोर्ट्स बनाने का, है ना, प्रावधान करता है, हाई कोर्ट। तो दिल्ली हाई कोर्ट का निर्माण आर्टिकल नंबर 241 के तहत हुआ है ना। और पौंडीचेरी, है ना, जो है ये पौंडीचेरी की तो कोई हाई कोर्ट नहीं, क्या कहते हैं, जम्मू एंड कश्मीर की, है ना,
कि जम्मू हाई कोर्ट जो है ये भी किस आर्टिकल के तहत आ जाएगी, तो आर्टिकल नंबर 241 के तहत आ जाएगी, तो ये ध्यान रखेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा ए का 3, बी का 4, तो 3421, 3421, 3421 आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। क्वेश्चन नंबर 42 किससे जुड़ा हुआ है? तो 42 में 4 आर्टिकल दिए गए हैं। मैच करेक्टली पूछ रहे हैं। आर्टिकल नंबर 17 इक्वालिटी बिफोर लॉ, नहीं, आपको पता है कि ये आर्टिकल नंबर 14 में मिलता है और इसमें जो है अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी दिया गया है ना, तो ये तो कॉमन नॉलेज है, आप जानते हैं। 78 के तहत जो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पार्लियामेंट, नहीं, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पार्लियामेंट जो है ये आर्टिकल नंबर 79 के तहत किया गया है। 78 में क्या है? तो ड्यूटीज ऑफ पीएम, प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज है ना, रिगार्डिंग टू इन्फॉर्म द प्रेसिडेंट, है ना, कि प्रेसिडेंट को हर चीज़ इन्फॉर्म करके रखा रहेगा। ये किस में है? तो आर्टिकल नंबर 78 में है। आर्टिकल नंबर 192 में जो है सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स, सवाल ही नहीं पैदा होता, हम पार्लियामेंट के मेंबर्स की बात कर रहे हैं। और ये तो आर्टिकल नंबर 123 के बाद से यूनियन की है ना जुडिशरी शुरू हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट शुरू हो जाती है, तो उससे पहले ही होगा पार्लियामेंट के मेंबर्स की बात अगर करते हैं तो। तो आर्टिकल नंबर 192 में क्या मिलता है हमको? आर्टिकल नंबर 192 जो है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलएज एंड एमएलसीज की बात करता है। यानी कि अगर मान लीजिए कि कोई एमएलए है, कोई एमएलए है और कोई एमएलसी है, एमएलसी यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, और एमएलए कहने का मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर ये डिस्क्वालीफाई होगा तो इसके डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो डिसीजन है, डिसीजन रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन, रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक, डिस्क्वालिफिकेशन, ये कौन लेगा? तो ये गवर्नर लेगा। ये प्रोविज़न कहाँ मिलता है हमको? आर्टिकल नंबर 192 में मिलता है। और जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, एमपीज़ हैं, उनके अलाउंसेज और सैलरीज़ जो हैं, ये आर्टिकल नंबर 97 में मिलते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, अभी एक थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था, तो 98 में क्या मिलता है, ये बताना मुझे। आर्टिकल नंबर 352 हम जानते हैं प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी से जुड़ा हुआ है, तो ये आसान है, यही सही जवाब है हमारा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। कह रहा है अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज प्रोविजन फॉर द हाई कोर्ट्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज, ये अभी हम लोगों ने देखा, आर्टिकल नंबर 241। 44 देखिए। आर्टिकल नंबर 76 हम जानते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। 148 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। आर्टिकल नंबर 75(1) अपॉइंटमेंट ऑफ यूनियन मिनिस्टर्स। और आर्टिकल नंबर 131 ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हमारा आंसर हो जाएगा 3142, 3142। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्टिकल नंबर, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में 4 है ना प्रोविजंस दिए गए हैं, उनको उनके आर्टिकल से मैच करना है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये तो आसान है, कई बार देख चुके हैं हम लोग, तो आर्टिकल नंबर 14 में है। राइट टू वर्क जो है ये किस आर्टिकल के तहत मिलेगा हमको? तो राइट टू वर्क जो है ये आर्टिकल नंबर 41 में मिलेगा, आर्टिकल नंबर 41 में मिलेगा। जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क आर्टिकल नंबर 42 में मिलेंगे। और फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, ये जो है ना आर्टिकल नंबर 45। हालांकि अब इसमें संशोधन कर दिया गया, 86th अमेंडमेंट है ना, तो इसको आपको पढ़ना है। जब ये सवाल पूछा गया था तो आयोग ने माना था कि यही सही है, ठीक है। ऑल्दो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन जो है ये आर्टिकल नंबर 21 ए का भी पार्ट है, एज अ फंडामेंटल राइट, है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 3412, 3412। तो आज का ये अंतिम सवाल था। अब ध्यान रखना है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे देखे हमने जो रिपीट हो रहे हैं। तो पीवाईक्यूज करने के पीछे का मकसद यही है कि जब आर्टिकल्स, पार्ट्स और शेड्यूल्स की सोर्सेज की बात आएगी, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, वो आपसे मिस नहीं होने चाहिए। और जो आसान सवाल हैं वो गलत करके आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, वो हर हाल में आपको करेक्ट करके आना है। तो तैयारी करते रहिए और हमारा सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और है ना शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, उत्साह बढ़ता रहे हमारा। फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।